बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट। डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने लॉ को कैसे डिफाइन किया है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये LLB पार्ट 1 में फिलोसफी ऑफ लॉ एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है जो न्यू सिलेबस तरतीब दिया गया है 2023 के लिए, जिसके एक्सपेक्टेड एग्जाम हैं आने वाले हैं। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जो है वो ये आज का लेक्चर उनके लिए अरेंज किया है। ठीक है जी। तो जितने भी फिलोसफी ऑफ लॉ है उसके जितने भी टॉपिक हैं न्यू सिलेबस के मुताबिक वो सब हमने अपलोड किए हुए हैं। आप उनको देखते हुए और इसके साथ साथ हमने अपने बेहतरीन नोट्स तैयार किए हुए हैं। जो हमारे दो तरह के हमने नोट्स तैयार किए हैं, एक वो स्टूडेंट्स जो बड़े एक्सीलेंट हैं उनके लिए, और एक वो स्टूडेंट्स जो एवरेज हैं, जो जस्ट पास होना चाहते हैं। तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए हमने नोट्स तैयार किए हैं। हमारे नोट्स की खूबी ये है कि हमने इसके अंदर जो भी बात की है वो ऑथेंटिक की है और उसका रेफरेंस दिया है, और उसमें जो ज़रूरी कोटेशंस हैं वो हमने शामिल की हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही अहम होने जा रहा है। हमने कोई भी बात की है तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने जो हट के बात की है, क्योंकि हम थारो कॉन्सेप्ट के कायल हैं, हम शॉर्टकट के जो कायल है वो नहीं है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा 5 चीज़ों के ऊपर होगा। इंट्रोडक्शन देंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ की, उसके बाद इसका मीनिंग होगा, फिर इसके डिफरेंट नेम्स हैं लॉ के वो देखेंगे, फिर डेफिनेशन बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट जो हमारा असल टॉपिक है, और कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन हमेशा 120 से 150 अल्फाज का होना चाहिए। कंक्लूजन भी जो है वो मैक्सिमम 120 अल्फाज का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होता है उस टॉपिक के बारे में बताना कि आप क्या करने जा रहे हैं, और कंक्लूजन आपकी अपनी राय होती है कि उस टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन जो है वो आप जब लिखेंगे तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा बताएंगे कि लॉ क्या होता है। जैसे ये है कि लॉ एक सोशल साइंस है, सोशियोलॉजी जो है वो उसको स्टडी करती है, और ये शेप्स देती है इकोनॉमी को, ये शेप देती है पॉलिटिक्स को, ये शेप देती है सोसाइटी को। फिर ये डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, इट सॉल्व्स द डिस्प्यूट्स। फिर इट रेगुलेट्स द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। इट इज द फिक्स्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, प्रोटेक्ट्स राइट्स एंड लिबर्टीज, और इन ब्रॉडर टर्म्स लॉ मीन्स एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इन्हीं को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ। द लॉ इज द टर्म विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ट्यूटेनिक वर्ड। लॉ जो है वो एक ट्यूटेनिक वर्ड से निकला है, ट्यूटोनिक, और ट्यूटेनिक में इसको लैग कहते थे, LAG, लैग, LAG, लैग। तो सबसे पहले जो ट्यूटन्स थे उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, और उस वक्त लॉ को लैग कहा जाता था। ठीक है जी। और लैग का वो मतलब ये लेते थे फिक्स्ड और इवनली, कि लॉ का मतलब है फिक्स्ड हो जाना किसी चीज का, जो चीज स्पेसिफिक होती है उस वक्त उसका मतलब ये लिया जाता था। तो बात ये है कि हु और दी ट्यूटन्स, ट्यूटन कौन है, ट्यूटन किनको कहा जाता था ट्यूटन। तो ट्यूटन जो थे ये ट्यूटन ट्राइब्स थे, ट्यूटन कबाइल थे जो कि जर्मेनिक पीपल थे, यानी जर्मेनिक पीपल की तरह थे। तो एंशिएंट जर्मेनिक ट्राइब थे ये। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू के ये वाली जो बात है कि ये ट्यूटन वर्ड से निकला, और ट्यूटन किसे कहा जाता है, तो आप रोमन ऑथर्स को जब पढ़ते हैं ना, तो रोमन ऑथर्स कहते हैं कि ट्यूटन जो है वो एंशिएंट जर्मेनिक ट्राइब थे। जर्मेनिक यानी जर्मनी की तरह के जो लोग थे, और वो जर्मेनिक ट्राइब थे,
अपनी उनकी जो जुबान थी वो ट्यूटन थी और अपनी जुबान में वो लॉ को उस वक्त लैग कहते थे और उसका मतलब जो था इंग्लिश के अंदर वो ये था फिक्स्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर द फिक्स्ड रूल्स, दीज आर द फिक्स्ड प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, विच रेगुलेट्स द ह्यूमन कंडक्ट एंड द ह्यूमन बिहेवियर। तो ये एक शॉर्ट सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि लॉ जो है वो कहां से डिराइव हुआ। फिर इसके बाद जी आगे हम चलें तो मीनिंग के अंदर दो तीन और चीजें भी आपने समझनी है। एक तो हमने उसको डेरिवेशन बता दी कहां से निकला है, इसके तीन मतलब जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पे लिए जाते हैं लॉ के। पहला जो मतलब है कि लॉ इज अ लीगल ऑर्डर, लॉ एक लीगल ऑर्डर है विच एडजस्ट द रिलेशंस, जो रिलेशन को एडजस्ट करता है, विच ऑर्डर दी कंडक्ट्स, जो कंडक्ट को एक तरतीब में लेके आता है, जिन लोगों से मिलना कैसे है, तरतीब कैसे होती है। दूसरा जो इसका मतलब है वो है बॉडी ऑफ लीगल रूल्स, लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स। अब ये लीगल रूल्स क्या है, वो एक्ट की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है जी। बेशुमार हमारे एक्ट बने हुए हैं, जैसे है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है और इसके अलावा और भी अदर देन बेशुमार लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। फिर ये ऑर्डिनेंसेस है, ऑर्डिनेंस को भी कहा जाता है, ठीक है जी। और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसमें ले सकते हैं, फिर आप ऑर्डर को भी इसमें ले सकते हैं, जैसे पुलिस ऑर्डर है या कानून शहादत ऑर्डर है आपके मुल्क के अंदर, ठीक है जी। तो फिर इसको रूल्स को भी ले सकते हैं, जैसे पुलिस रूल्स है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजों को हम समराइज करें तो ये लॉ होता है। फिर ऑल ऑफिशियल कंट्रोल इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसे भी हम लॉ कहते हैं। तो एक में उसने डेरिवेशन मैंने बता दी कहां से निकला, और तीन उसके मैंने मतलब बता दिया आपको, ये मीनिंग हो गया। आगे चले जी, डिफरेंट नेम्स, लॉ को डिफरेंट नेम्स के से भी पुकारा जाता है। जैसे अगर हम डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, इस्लाम के अंदर इसे शरिया कहा जाता है, शरिया, और हिंदुइज्म में इसे धर्मा कहा जाता है, और फ्रेंच में इसे ड्रॉइट, DROIT, ठीक है, ROIT, ड्रॉइट ये कहा जाता है, और अरेबिक में इसे अल कानून कहा जाता है, और लैटिन में इसे लेग्स, LEX, लेग्स कहा जाता है। क्लासिकल चाइना में इसे FA, क्लासिकल चाइना में, ठीक है, FA, और इसका मतलब है फेयर एंड जस्ट। तो ये उसके डिफरेंट नेम थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। मेन टॉपिक जो जहां पे आगे हैं वो है डेफिनेशन बाय द ज्यूरिस्ट। हमेशा याद रखना है कि लॉ की जो डेफिनेशन है वो 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि लॉ को डिफाइन करते हैं, लॉ की डेफिनेशन देती हैं, लॉ का कॉन्सेप्ट देते हैं। उनमें नंबर 1 है आइडियलिस्टिक स्कूल, और नंबर 2 है नेचुरलिस्टिक स्कूल या नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। तीसरा है पॉजिटिविस्ट स्कूल, चौथा है हिस्टोरिकल स्कूल, और पांचवा सोशियोलॉजिकल स्कूल, और छठा रियलिस्टिक स्कूल। इन स्कूल्स ने जो लॉ है उसको जो है वो डिफरेंट तरीकों से इन्होंने अपना लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये वाली जो सारी स्कूल्स हैं ना, इनको हमने बारी बारी देखना है। इनमें बारी बारी देखना क्या है ये जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने फर्ज करें कि आप आइडियलिस्टिक स्कूल को लिख रहे हैं, लिखने का तरीका देखें। सबसे पहले आपने उसके चीफ ज्यूरिस्ट, चीफ सपोर्टर या चीफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताना है कि कौन लोग हैं जो इस स्कूल को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आपने जो है वो उसकी व्हाट इज, जैसे करें कि व्हाट इज आइडियलिस्टिक, व्हाट इज नेचुरलिस्ट, व्हाट इज पॉजिटिविस्ट। तो थोड़ा इनका व्यू भी हमने देना है नंबर 2 के ऊपर। फिर इसके बाद जो है हमने जो बात इसके अंदर लेनी है वो है लीगल फिलॉसफी,
ठीक है जी, यानी नेचुरलिस्ट लीगल फिलॉसफी के नेचुरलिस्ट जो हैं या आइडियलिस्टिक जो हैं या हिस्टोरिकल जो हैं वो लॉ के बारे में क्या कहते हैं। फिर इसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय द आइडियलिस्ट, बाय द नेचुरलिस्ट, बाय द पॉजिटिविस्ट, ये चार चीजें सामने रखते हुए आपने इसको एक्सप्लेन करना है। हेडिंग अच्छी देंगे तो ही आपके नंबर जो है वो बेहतरीन अंदाज से आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले चलते हैं जी आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ये क्या कहता है। इसके जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं उनमें जो मेन इसके सपोर्टर हैं उनमें है जी जो फादर है स्कूल का वो प्लेटो को कहा जाता है। प्लेटो इज द फादर ऑफ आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, इसको इसका फादर कहा जाता है। इसके अलावा वुडरो विल्सन, इसके अलावा जी इमैनुएल कांट, इसके अलावा हॉलैंड, और लास्ट पे है पॉलक एंड मेटलैंड, ये इसके चीफ सपोर्टर है। आगे चलिए, दूसरी बात, व्हाट इज आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक जो है वो इसे किसे कहा जाता है। तो आइडियलिस्टिक का जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो हमें देता है, उसकी किताब है रिपब्लिक के अंदर जो प्लेटो है वो आइडियलिस्टिक का आइडिया बेहतरीन अंदाज में देता है। उसमें वो आइडियलिज्म को दो चीजों को कहता है कि जी ये आइडियलिज्म है। क्या है, पहली वो बात करता है स्पिरिचुअल और या मेंटल वर्ल्ड, कहता है एक स्पिरिचुअल या मेंटल दुनिया है, एक ये चीज है। दूसरा वो कहता है आउटर या अपीयरेंस, एक बाहर वाली दुनिया है जो हमें नजर आ रही है। ठीक है जी, तो ये दो चीजें जो हैं ये आइडियलिज्म की तरफ जाती हैं। ओके जी, जो स्पिरिचुअल वर्ड है उसको वो कहता है कि ये इटर्नल है, परमानेंट है, एक ऑर्डर के अंदर है। और जो आउटर है या आउटर एक्सपीरियंस है या आउटर अपीयरेंस या आउटर वर्ल्ड जो है उसको वो कहता है कि ये ये इम्परफेक्ट होती है, ये चेंजेबल होती है, और ये 5 हिस्स जो होती हैं उससे आप महसूस कर सकते हैं इसको, जैसे स्मेल करना है, जैसे टेस्ट करना है, जैसे टच करना है, वगैरह वगैरह। यानी ये दुनिया जो है वो 5 हिस्से महसूस होती है। जो बाहर वाली दुनिया हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, हम स्मेल कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाली दुनिया है वो हमारा इनर है। ठीक है जी, तो इन चीजों को जो है वो ये जो अंदर वाली दुनिया है ना, जो स्पिरिचुअल वर्ड है या मेंटल वर्ड है, इसको आइडियलिज्म का नाम देता है। ठीक है जी, कि जो रियलिटी ये है कि जो उसके आइडियाज उसके जहन के अंदर हैं ये उसकी रियलिटी है। ठीक हो गया जी, तो शॉर्ट सा मैंने जो है वो इसके बारे में आपको बताने की कोशिश की है। एक और जो बात है प्लेटो के बारे में, प्लेटो लॉ के बारे में कहता है कि लॉ कैन गॉड अगेंस्ट टायरनी। लॉ वो चीज है जो कि जुल्म सितम के खिलाफ आपको महफूज रखती है। एक तो ये बात करता है। फिर वो क्या कहता है कि लॉ इज द एक्सटर्नल अथॉरिटी। लॉ एक एक्सटर्नल अथॉरिटी का नाम है। ठीक है जी, अथॉरिटी पावर को भी कहते हैं, अथॉरिटी कंट्रोल को भी कहते हैं। सो लॉ इज एन एक्सटर्नल अथॉरिटी दैट फंक्शंस एज द अले ऑफ द होल सिटी। लॉ जो है वो एक दोस्त है सारे शहर का। मतलब ये हुआ लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है रियासत को, लॉ प्रोटेक्ट करता है सिटी को। ये उसकी जो है वो आइडियलिज्म थी जो कि थोड़ी सी मैंने आपको जो है वो आपके सामने रखी है। ठीक है जी, आगे चूंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम आइडियलिज्म के ऊपर बोलें, हमारा टॉपिक ये है कि आइडियलिस्टिक लॉ के बारे में कहता क्या है। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है। तीसरी जो बात है इसके बारे में, एक तो हमने एक्सपोनेंट्स आपको समझा दिए, फिर मैंने आइडियलिज्म का थोड़ा सा आपको बता दिया। अब तीसरी बात आइडियलिस्टिक के बारे में यह है कि आइडियलिस्टिक लीगल फिलॉसफी, यानी आइडियलिस्टिक
लीगल लॉ के बारे में अपने व्यू क्या रखते हैं। नंबर 1 वो क्या कहते हैं कि इट कंसंट्रेट्स ऑन द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ लॉ। जो आइडियलिस्टिक स्कूल है ये लॉ को साइंटिफिकल तरीके से देखती है, कहती है कि लॉ को जब भी आप स्टडी करें तो साइंटिफिकली तरीके से करें, यानी उसकी इंटरनल को देखें, उसकी स्पिरिचुअलिटी को देखें। यही तो आइडियलिज्म है। तो मसलन लॉ जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस को तय करके आप तक पहुंचा है, ठीक है जी। तो साइंटिफिक तरीका होता है ना, पहले एक चीज को प्रिज्यूम किया जाता है, उसका जो कह लें कि उसके बारे में एक फिलॉसफी तैयार की जाती है, उसके ऊपर सर्च होती है, सर्च के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके बाद जाके जो है वो कोई नतीजा रिजल्ट जो है लोगों के सामने रखा जाता है। तो लॉ साइंटिफिकली एक स्टेज से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में से इवॉल्व हुआ है, ये आइडियलिस्टिक है। आगे चलें जी। स्टडी लॉ इन इट्स एक्चुअल, स्टडी लॉ इन इट्स एक्चुअल, यानी जो आइडियलिस्टिक स्कूल है वो लॉ की जो स्टडी जो एक्चुअल जो उसके बारे में है, जो रियलिटी है उसके बारे में, जो डेप्थ है उसकी, या जो उसके बारे में मैकेनिज्म है, जो मूवमेंट्स हैं उसकी रियल मूवमेंट्स हैं जिनसे वो मार्जे वजूद में है, डिफरेंट स्टेजेस, मुआशरा जूं परवान चढ़ता गया, लॉ उस सोसाइटी से इवॉल्व होकर दूसरी सोसाइटी में चला गया। ये वो आइडियलिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट है। तीसरी वो बात कहते हैं द आइडियलिज्म या आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स रिजेक्ट्स, किसको रिजेक्ट करती है? ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ लॉ। ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन ये है कि लॉ जो है वो जजों ने बनाया है, जजमेंट लॉ है, जैसे प्रेसिडेंट है और जैसे ये एक मैन मेड लॉ है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन इसका भी होगा, लेकिन लॉ कि कोई और भी जरिए होते हैं, जैसे लॉ मेड बाय द गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से भी, जो गॉड की तरफ से भी लॉ जो है वो कुछ रूल्स हमें मिले जिनको हमने लॉ में शामिल किया। फिर उसके बाद लॉ इज नॉट मैन मेड, इनका व्यू है कि लॉ सिर्फ जो है वो मैन मेड नहीं है, जैसे लेजिस्लेशन है, जैसे प्रेसिडेंट है, सिर्फ यही लॉ नहीं है, इसके अलावा भी जो है वो चीजें लॉ में आती हैं। ठीक है जी। आगे जी, तो ये 4 व्यू फिलॉसफीज जो थी वो मैंने आपको आइडियलिस्टिक की बता दी हैं, जो कि वो फिलॉसफी ऑफ लॉ के बारे में बताते हैं। आगे चलते हैं कि आइडियलिस्टिक ने जो डेफिनेशन ऑफ लॉ की है वो क्या है। आइडियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय द आइडियलिस्टिक। तो यहां पे एक बात मेरी जो है वो याद रखते जाइएगा कि जो लॉ की डेफिनेशन है उसके ऊपर जो है देयर इज नो यूनानिमस ओपिनियन, इसके ऊपर कोई एक ओपिनियन हमारे पास नहीं है। जूरिस्ट आते गए और उन्होंने अपने अंदाज से जो है वो इसको डिफाइन किया। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में इमैनुअल कांट। कांट जो है वो डिफाइन लॉ को कैसे करता है? कांट कहता है इट इज द यूनाइटेड विल ऑफ द पीपल। लॉ लोगों की विल का नाम होता है, ठीक है जी। और रियासत जब भी लॉ बनाएगी वो लोगों की विल और उनकी विश को सामने रखते हुए बनाएगी। ओके। मजीद क्या कहता है? इट हार्मोनाइज इंडिविजुअल विल एंड सोसाइटीज विल फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ लेजिस्लेशन। कि जो विल ऑफ द लेजिस्लेचर है, जो लॉ बनाने वालों की विल है, वो सोसाइटी की विल से मैच करनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि लॉ जब भी आप बनाएं तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के मिजाज के मुताबिक बनाएं। जब उनके मिजाज के मुताबिक बनाएंगे तो फिर वो इफेक्टिव होगा। ये इमैनुअल कांट का कहना है। आगे चलते हैं। सॉलमट, जॉन सॉलमट भी आइडियलिस्टिक के अंदर हमने इसको रखा है। इट इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। ये बनाती भी रियासत है, इंप्लीमेंट भी रियासत करती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। आगे वुडरो विल्सन।
वुडरो विल्सन क्या कहता है? लॉ इज द पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड थॉट एंड हैबिट। ठीक है जी, लॉ इज द एस्टैब्लिश्ड, लॉ इज द पार्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड थॉट एंड हैबिट which has been accorded general acceptance and which is backed and sanctioned by the force and authority of the regularly constituted government। ठीक है जी, तो इसको हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला कहते हैं लॉ इज द पार्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड थॉट एंड हैबिट अकॉर्डिंग टू जनरल एक्सेप्टेंस। लॉ जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड थॉट है, लॉ जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड हैबिट है। ठीक है, यानी लॉ जब भी बनेगा तो वो लोगों के थॉट और वहां के रहने वालों की हैबिट्स, इन सारी चीजों को देख के बनाया जाएगा। और उनके जो थॉट्स हैं और उनकी जो हैबिट्स हैं, ये हम इसको कस्टम कहते हैं। और वो कस्टम क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड होता है। तो लॉ जो है वो एक कस्टम की तरह है, जो लोगों की हैबिट्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको लॉ में कंसीडर किया जाता है और वो लोग उसको मान रहे होते हैं, इसे लॉ कहा जाता है। एक दूसरा, एंड विच इज बैक्ड एंड सैंक्शन बाय द रेगुलर कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट। और वो जब आप लोगों के थॉट्स और हैबिट्स को जब आप कस्टम की शक्ल देंगे और वो लॉ बनेंगे, उसके पीछे रियासत होगी, रियासत उसको फोर्स से इंप्लीमेंट करवाएगी। ओके जी, तो ये डेफिनेशन जो है वो वुडरो विल्सन ने दी। इसके बाद ही हॉलैंड ने क्या कहा? हॉलैंड कहता है लॉ इज जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन एनफोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। यानी इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कहते हैं लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन। लॉ एक ऐसा जनरल रूल है जो हम एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन यानी 5 सेंसेस से इसको महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि भाई जो गलत करेगा, जनरल रूल ये है, उसके साथ ये होगा, जो राइट वायलेट करेगा उसके साथ ये होगा। हम देखते हैं, हम सुनते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद उसने क्या कहा? एनफोर्स्ड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटी। लॉ जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटीज को एनफोर्स करती है। पॉलिटिकल अथॉरिटी जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आती है गवर्नमेंट के अंदर, वही रियासत होती है, वही इसको इंप्लीमेंट करवाती है। तो ये था जी थोड़ा सा इसके बारे में। आगे भी जूरिस्ट हैं वो हमारे नोट्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ ने लॉ को कैसे डिफाइन किया है? ओके, तो सबसे पहले चलते हैं कि इसके चीफ एक्सपोनेंट्स कौन है जो नेचुरल लॉ को सपोर्ट करते हैं। उसमें है जी नेचुरल लॉ को सपोर्ट करने वाला सोक्रेटिस, सुकरात जिसे कहते हैं, सोक्रेटिस है, अरिस्टोटल है, थॉमस एक्वाइनस है, सिसेरो है, जॉन फिन है। ये 4-5 जूरिस्ट जो है वो इस स्कूल को सपोर्ट करते हैं। ओके, आगे नंबर 2 पे हमें देखना है व्हाट इज नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट हैं क्या, कहते क्या है नेचुरलिस्ट? तो ये है जी पहली बात जो कहते हैं नेचुरलिस्ट, वो कहते हैं जी रूल्स originated from superior authority rather than any political authority. Law originates from superior authority, that is the God. Law वही है जो अल्लाह ने बनाया है, rather than any political authority, ये किसी political authority ने नहीं बनाया। Law हम उसको मानते हैं, नेचुरल नाम रखा हुआ है, which binds the individuals universally. तो ये रूल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं हर जगह पे और हर फर्द के लिए। ठीक है जी, तो वो नेचर की तरफ जाते हैं, ये नेचुरलिस्ट है। आगे नेचुरलिस्ट लीगल फिलॉसफी। नेचुरलिस्ट लॉ के बारे में मजीद क्या कहते हैं, ये हेडिंग है जी। लॉ बेस्ड ऑन मॉरल आइडियाज। ठीक है जी, लॉ हमेशा मोरालिटी को सामने रखते हुए बनाया जाता है। लॉ हमेशा मोरालिटी के ही मुताबिक होगा।
इसके अलावा जी रूल ऑफ लॉ एसेंशियली बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ फिलॉसफी। ये जो रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं ना कि सारे ये जो है वो कानून की नजर में बराबर हैं, सारे इक्वल हैं, वो कहता है कि ये नेचुरल लीगल फिलॉसफी है, ये नेचर की तरफ से फिलॉसफी आपको मिली है। आगे चलें, तीसरी बात, लॉ रिलेट्स टू जस्टिस। लॉ से मुराद इंसाफ है, रीजन, ह्यूमन नेचर एंड एथिक्स। लॉ से मुराद इंसाफ है, इंसानों की जो नेचर है, इंसानों की जो कह लें कि एथिक्स है, जो मोरालिटी है, उसका नाम है। लॉ इज अ रूल बाइंडिंग अपॉन ऑल इंडिविजुअल्स एट एवरी प्लेस एंड एनी टाइम, सबके ऊपर इंप्लीमेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। लॉ जो है वो बताता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये उनकी फिलॉसफी है। बहुत सारी चीजें भी हैं और मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा व्यू आपको इसके बारे में बता रहा हूं, बाकी चीजें हमारे नोट्स के अंदर हैं। क्योंकि हम ये कभी भी कहते हुए परेशान नहीं हैं कि हमने जनाब बड़ा अच्छा थारोली बना दिया है, तो बहुत सारी चीजें टाइम की कमी की वजह से हम यहाँ पे नहीं बता पाते। इसके बाद भी अब देखेंगे कि नेचुरलिस्ट डिफाइन कैसे करते हैं लॉ को। चौथी हेडिंग ये होती है हमारी, सो डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय द नेचुरलिस्ट। उसमें है थॉमस एक्विनस। थॉमस एक्विनस की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या कहता है। कहता है कि लॉ इज ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड। पहली बात, लॉ इज ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड। ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन क्या है? इट मस्ट बी रीजनेबल। थॉमस कहता है लॉ मस्ट बी रीजनेबल, मस्ट बी एक्सेप्टेड, रीजनेबल होना चाहिए सोसाइटी के लिए, फॉर द कॉमन गुड, उनकी भलाई के लिए, सबकी बेहतरी के लिए। ओके, एक बात उसने ये कही। दूसरी उसने क्या कही? इट इज मेड बाय गॉड। उसने कहा ये गॉड मेड है। हु हैज द केयर ऑफ द कम्युनिटी। लॉ जो है वो कम्युनिटी की केयर करता है, आया गॉड की तरफ से है लेकिन कम्युनिटी की केयर करता है। तीन चीजें उसने डेफिनेशन में रखी। इसके बाद सी सैरो की तरफ आती है। सी सैरो, CICERO। सी सैरो क्या कहता है? इसने लॉ को दो सेंसेस में, ये भी नेचुरलिस्ट है, इसने लॉ को दो सेंसेस में बयान किया है। नंबर 1 हाईएस्ट रीजन और नंबर 2 फोर्स ऑफ नेचर। तो सबसे पहले मैं इसकी नंबर 1 जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखना लगा, ठीक है जी, कि लॉ इज द हाईएस्ट रीजन। क्या है इसका मतलब? सेटल्ड एंड अकम्प्लिश्ड इन माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो कहते हैं लॉ वो है जो कि एक सेटल्ड प्रिंसिपल है और रीजनेबल है सोसाइटी के लिए। हाईएस्ट रीजन का मतलब यही है कि वो रीजनेबल है उनके लिए, एंड इट इज अकम्प्लिश्ड इन द माइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। इट इज द विल ऑफ द इंडिविजुअल्स। उसको वो देखते हैं, समझते हैं, ठीक है कि ये हमारे लिए रीजनेबल चीज है। आगे जी, ऑर्डर्स मस्ट वर्क टू बी डन फॉर बाइंड्स द ऑपोजिट्स। इट ऑर्डर्स द लाइफ। पहली बात। दूसरी तो एक तो मैंने बता दी हाईएस्ट रीजन है, फिर वो कहता है इट ऑर्डर्स द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, ठीक है। इट बाइंड्स द इंडिविजुअल्स, इट फॉरबिड्स द ऑपोजिट। फॉरबिड्स द ऑपोजिट का मतलब बुराइयों से ये रोकता है। आगे दूसरी सेंस में इसकी चले, कहता है इट इज द फोर्स ऑफ नेचर। लॉ नेचर की फोर्स है। आगे जी, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ जस्ट एंड इम्प्योर। ये स्टैंडर्ड है, अच्छाई क्या है, जस्ट क्या है,
और बुराई इम्प्योर क्या है, ये स्टैंडर्ड सेट कर देता है। ये बुराई है, ये अच्छाई है, ये सिसेरो की है। दो ज्यूरिस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलें। पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? मैं दो तीन डेफिनेशन दे रहा हूं आपको लॉ की हर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। पॉजिटिविस्ट स्कूल क्या है? इसके जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं वो है जॉन ऑस्टन, हांस केल्सन, HLA हार्ट। ये तीन जो है वो बेसिकली हैं। बेसिक इसके ऊपर जो काम किया है वो जॉन ऑस्टन का है। वो आपने थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म आपने जॉन ऑस्टन की जो है वो पढ़ी होगी। अगर नहीं है तो फिर आपको लेक्चर जो है अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो व्हाट इज पॉजिटिविज्म? कि पॉजिटिविज्म क्या है? चीफ एक्सपोनेंट्स के बाद पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म तीन चीजों के ऊपर है। लॉज आर ह्यूमन मेड लॉज दैट ऑब्लाइज इन एक्शन। ठीक है जी। लॉ जो है वो ह्यूमन मेड है, इंसान ने लॉ बनाए हैं। दूसरा, लॉज एस्टैब्लिशेस स्पेसिफिक राइट्स फॉर एन इंडिविजुअल ग्रुप। लॉ जो है वो लोगों को उनके राइट्स देता है, बनाता इंसान है, राइट्स भी देता है। आगे, इट इज ऑपोजिट टू नेचुरल लॉ। जो पॉजिटिविस्ट हैं वो नेचुरल लॉ के ऊपर इत्तेफाक नहीं करते। नेचुरल लॉ वाले कहते थे गॉड मेड है, अब ये कहते हैं मैन मेड है। ये है जी पॉजिटिविज्म, तीन नुक्तों के ऊपर। आगे, पॉजिटिविस्ट लीगल फिलॉसफी क्या है, यानी पॉजिटिविस्ट लॉ के बारे में क्या कहते हैं? नंबर वन, लॉ मेड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी। लॉ सॉवरेन अथॉरिटी बनाती है किसी भी स्टेट के अंदर। जैसे सॉवरेन अथॉरिटी पार्लियामेंट होती है, असेंबलीज होती हैं, तो ये बनाती हैं। कमांड ऑफ सॉवरेन, ये सॉवरेन की तरफ से एक हुक्म होता है जिसको ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। आगे, एनफोर्स्ड बाय फिजिकल फोर्स, तो फिजिकल फोर्स या सैंक्शन भी जो है वो अप्लाई की जाती है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। लॉ मस्ट बी सोशल इन नेचर, लॉ सोशल होना चाहिए। सोशल से मुराद ये है लोग उसको एक्सेप्ट करें, रीजनेबल हो, उसके लिए ठीक हो, सोसाइटी को बेटर करने के लिए हो। आगे भी, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। लॉ और मोरालिटी जो है वो उसका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, यानी लॉ जो है वो हमेशा मोरालिटी को देखकर बनाया जाएगा। आगे भी, डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय द पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं लॉ को? तो सबसे पहले इस डेफिनेशन में हम जॉन ऑस्टन की डेफिनेशन आपके सामने रखेंगे पॉजिटिविस्ट के अंदर। इट इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स। जॉन ऑस्टन कहता है ये एग्रीगेट ऑफ रूल्स है, नंबर वन। नंबर टू, वो कहता है सेट बाय मैन पॉलिटिकल सुपीरियर। ये वो लोग बनाते हैं जो पॉलिटिकल सुपीरियर होते हैं, जैसे पार्लियामेंट है हमारी, जैसे प्रेसिडेंट है हमारा। आगे, टू मैन पॉलिटिकल इंफीरियर, उनके लिए पॉलिटिकल इंफीरियर हम हैं, यानी सिटीजन हैं, मैसेज हैं, सिटीजन हैं, उनके लिए बनाते हैं। तो तीन चीजें जो है वो जॉन ऑस्टन ने लॉ के बारे में कही है। HLA हार्ट क्या कहता है? दूसरा, पॉजिटिविस्ट क्या कहता है? लॉ इज अ लीगल सिस्टम। लॉ एक लीगल सिस्टम है, यानी लॉ हमें एक प्रॉपर लीगल सिस्टम बताता है। अगर हमारे सिविल राइट इंफ्रिंज होंगे तो ये प्रोसीजर है, हमारे क्रिमिनल राइट इंफ्रिंज होंगे तो ये प्रोसीजर है, हमने बैंकिंग में जाना है तो ये है, हमने कंपनी में जाना है तो ये है। ओके। इसके अलावा दूसरी बात हार्ट क्या कहता है? लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स सोशल इन नेचर। लॉ सिस्टम ऑफ रूल्स है, लॉ सोशल इन नेचर है, अभी उसकी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इट रेगुलेट्स द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ द पीपल। तीसरी बात उसने ये कही। चौथी बात, डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन सोशल प्रोटेक्शन। ठीक है जी, डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन सोशल प्रोटेक्शन। ह्यूमन सोशल प्रोटेक्शन से जो है वो डिराइव होता है। इसके अलावा इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। लॉ मॉरल होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। ये दो पॉजिटिविस्ट मैंने बता दी। आगे, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसके चीफ एक्सपोनेंट जो सपोर्टर हैं जी, उसमें वॉन सेवर्नी है, SAVIGNY, मॉन्टेस्क्यू है, हेनरी मेन है और जॉर्ज फ्रेडरिच है। ये जो चार हैं ये इसके चीफ सपोर्टर हैं। सो व्हाट इज हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो वो है जी
दे डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल वैसे होता क्या है? जनरल प्रिंसिपल ये है कि भाई दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, प्रॉपर मौका दिया जाएगा, फेयरनेस होगी, किसी को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाए, फेवर नहीं किया जाएगा, उसके बाद फैसला कर दिया जाएगा। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं। तो लॉ इज द जनरल प्रिंसिपल्स टेल्स अबाउट ओरिजिन, ग्राउथ, डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ लॉ। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ है ये हिस्ट्री से निकला है, तो ये यानी ये हिस्ट्री बता रहा है लॉ की, लॉ ओरिजिनेट कहां से हुआ है, लॉ का ओरिजिन क्या है, लॉ की डेवलपमेंट क्या है, लॉ की ग्रोथ क्या है, लॉ की हिस्ट्री क्या है। ये है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट। आगे हिस्टोरिकल लीगल फिलॉसफी यानी हिस्टोरिकल लॉ के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं जी इट एग्जामन द मैनर एंड ग्रोथ ऑफ लॉ। हिस्टोरिकल कहते हैं कि हम जो है वो एग्जामिन करते हैं कि लॉ किन स्टेजेस, किन मैनर और किस तरह ग्रोथ में आया। नंबर 2, लॉ मेड इन अकॉर्डेंस विद पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। लोगों के जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनकी बुनियाद के ऊपर लॉ आगे बढ़ा है। यानी एक सोसाइटी का एक्सपीरियंस दूसरी सोसाइटी में आया, वो डेवलप हुआ, फिर तीसरी सोसाइटी में आया, वो डेवलप हुआ, फिर चौथी सोसाइटी में आया, वो डेवलप हुआ, और आज लॉ हमारे पास मौजूद है। तीसरी बात वो कहते हैं इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ लॉ, कि लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में। इट अनकवर एंड एक्सपोज लॉ। हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो लॉ को एक्सपोज करके रख देता है इसका ओरिजिन क्या है। तो ये पॉइंट है जी कि हिस्टोरिकल फिलॉसफी ऑफ लॉ। आगे डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय द ज्यूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो किस तरह इसको एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है जी। तो उस हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर जो है वो हमने जो आपके लिए सिलेक्ट किया है वो वॉन सेवनी की जो डेफिनेशन है उसको हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है। वॉन सेवनी जो है वो क्या कहता है? इट इज द बॉडी ऑफ रूल्स सेट बाय सुपीरियर अथॉरिटी। ऑस्टिन की तरह की डेफिनेशन है कि ये बॉडी ऑफ रूल्स हैं जो कि सुपीरियर अथॉरिटीज को जो है वो सेट करती है। ओके जी। आगे इट डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो ये वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें लॉ की जो है वो उसकी ओरिजिन और उसकी डेवलपमेंट के बताती हैं, ठीक है। फिर वो क्या कहता है? लॉ कंसिस्ट ऑफ पार्शियली सोशल हैबिट्स एंड एक्सपीरियंस। कहता है कि लॉ में कुछ चीजें सोशल हैबिट्स ने लॉ बनाया। सोशल हैबिट्स है, लॉ सोशल हैबिट्स है जो लोगों का आपस में रिलेशन है। सो लॉ इज द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सोसाइटी। पार्शियली सोशल हैबिट्स हैं, पार्शियली पास्ट एक्सपीरियंस है। फिर फर्दर क्या कहता है? इट इज फाउंड इन सोसाइटी एंड इट इज फाउंड इन कस्टम। लॉ वो चीज है जो किसी सोसाइटी के जो रस्म रिवाज थे, लॉ वो चीज है जो किसी सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस थी, किसी सोसाइटी के अंदर एक्सपीरियंस थे। तो सोसाइटी के वो कस्टम, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस उनको हमने लिया और आगे लॉ बना दिया। ये चार चीजें जो है वो वॉन सेवनी के बारे में बताता है, लॉ की डेफिनेशन के बारे में। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ हमारा जो हमने आपको बता दिया है। आगे चले सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो हम देखेंगे जी कि सबसे पहली तो बात ये होगी ना कि भाई हमारा जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं इसके कौन कौन से हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट के जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं वो कौन से सोशियोलॉजिकल के? इसमें है जी रॉस्को पाउंड नंबर 1, नंबर 2 डुगिट, नंबर 2 हेरिंग IHERING, हेरिंग इसे कहते हैं, और डाइस DIAS। ये 3-4 जो ज्यूरिस्ट हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं।
तो आगे है व्हाट इज सोशियोलॉजिकल थॉट। सोशियोलॉजिकल स्कूल है क्या, क्या कहता है ये कहता है स्टडीड लॉ शुड बी मेड और स्टडीड इन अकॉर्डेंस विद इट्स इफेक्ट्स इन सोसाइटी। लॉ हमेशा स्टडी करें, लॉ हमेशा बनाएं, किसके लिए कि देखें इसके इफेक्ट्स क्या हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, क्या सोसाइटी इसको कबूल करने वाली है या सोसाइटी इसको कबूल नहीं करने वाली। जो लफ्ज सोशियोलॉजी है ना जी, वो सोसाइटी को ही बेसिकली डिस्कस करती है। तो यहां पे रिलेशन आ गया लॉ एंड सोसाइटी का, लॉ को सोसाइटी के साथ जोड़ दें, ये सोशियोलॉजी हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो इट इज दी जो एक बात तो मैंने बता दी है जी कि वो कहते हैं जी कि अगर आपने लॉ शुड बी मेड एंड स्टडीड इन अकॉर्डेंस विद द इफेक्ट्स इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर इसके इफेक्ट्स क्या हैं ये हमने देखने होते हैं। ठीक है जी। सो इट इज द स्टडी ऑफ लॉ in accordance with the standard of the society, in accordance with the behavior of the society, in accordance with the conduct of the people of the society। ठीक है। तो वो जो कंडक्ट थे, वो जो बिहेवियर थे, वो जो सोसाइटी की नॉर्म्स थी, वो सारी लॉ बन गई। ओके जी। आगे चलते हैं। सोशियोलॉजिकल फिलोसफी ऑफ लॉ, यानी लॉ के बारे में उनका क्या कहना था, 2-3 पॉइंट हम इस यहां पे देख लेते हैं। इट टेक्स लॉ एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस या इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। लॉ एक सोशल चेंज का नाम है, यानी लॉ मुआशरे के इक़्तिदार को तब्दील करता है। मसलन हेलमेट पहनने वरना चलान हो जाएगा, तो हेलमेट पहनना जो है वो सोशियोलॉजिकल चेंज आ गई वहां पे। ठीक है जी। आप जो है वो दफा 144 लगी, आपने 5 में खड़ा नहीं होना, तो सोशियोलॉजिकल उसकी वहां पे चेंज होगी। आगे जी, आगे वो इसके बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि इट इज द स्टडी ऑफ effects of law on the society। ठीक है। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। जो सोशियोलॉजिकल स्कूल कहती है लॉ इज रिलेट्स टू द सोसाइटी, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। ये एक उनका नेक्स्ट व्यू है। आगे चलते हैं जी, हम इनके जूरिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल कैसे डिफाइन करता है। उसमें सबसे पहले है जी रॉस्को पाउंड की डेफिनेशन। एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो लॉ को क्या कहता है, लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग व्हिच मींस अ बैलेंस बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी। तो लॉ जो है वो एक कहता है जी कि सोशल इंजीनियरिंग है, यानी लॉ जो डिस्प्यूटेड राइट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, उन डिस्प्यूटेड राइट्स को सॉल्व कर देता है। कैसे? सोशल इंजीनियरिंग से, यानी वहां पे लॉ को इंप्लीमेंट करवाएं कि इस तरह आप अपने राइट ले सकते हैं। तो लॉ जो है वो डिस्प्यूटेड राइट्स का तयन करता है। रोस्को ये कहता है नंबर 1। नंबर 2, द इंटरेस्ट, द मेन सब्जेक्ट ऑफ लॉ, ठीक है, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, विशेस ऑफ द सोसाइटी। लॉ उसके इंटरेस्ट को, उनकी विशेस को सेव करता है। आगे दी, it is the function of law to protect the interest, wishes of the and rights of the society। आगे वो कहता है the act of law is the satisfaction of human wants and human desires। कि लॉ से हम ये रिक्वायर करते हैं कि वो रिक्वायर करते हैं, समझते हैं कि लॉ हमारी जरूरतों और हमारी जो इंटरेस्ट है उनको सेव करता है। आगे भी, लॉ इज अ सोशल साइंस अप्लाइड फॉर रिजॉल्विंग इंडिविजुअल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देता है। ये रॉस्को पाउंड का व्यू है लॉ के बारे में। ओके जी। अब दूसरा जो जूरिस्ट है सोशलिस्ट का, वो है जी अहेरिंग है, IHERING, अहेरिंग। वो क्या कहता है
कि लॉ सेफगार्ड्स द लिविंग कंडीशन ऑफ ए सोसाइटी एट लार्ज, नॉट इंडिविजुअली। लॉ जो है वो सोसाइटी की जो लिविंग कंडीशन है उनको सेव करता है, इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली भी करता है। उनकी लिविंग कंडीशन क्या है, उनका मुआशरे में रिलेशनशिप जो कंडक्ट बिहेवियर है उसको सेव करता है, ना कि इंडिविजुअली, कलेक्टिवली भी। आगे दूसरी बात कहता है, द लॉ मस्ट बी बैक्ड बाय स्टेट्स फोर्स टू सेव सच कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। लॉ, अगर आप कहते हैं ना कि लॉ जो है वो लोगों के इंटरेस्ट सेव करता है, उनके डिजायर को सेव करता है, उनकी विशेस को सेव करता है, तो इसके बिहाइंड स्टेट की फोर्स भी होनी चाहिए। आगे, ही कंसिडर इंटरेस्ट, पर्पस एंड प्रैक्टिकल यूजफुलनेस टू बी फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ लॉ। तो उसने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कंसेप्ट ऑफ लॉ को ये बताए हैं कि ये इंटरेस्ट को सेव करता है, ये लॉ का एक पर्पस है सोसाइटी के अंदर कि उनको प्रोटेक्शन की जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, और प्रैक्टिकली उनके लिए यूजफुल होना चाहिए इसे। ये हेडिंग ने जो चीजें बताई वो सामने रख दी है। लास्ट वन इज द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं उसमें ओलिवर वेंडल होम्स एक ये हैं, कार्ल लेवलन है और जेरोम फ्रैंक हैं। ये हैं जी तीन उसके चीफ एक्सपोनेंट्स। आगे, सो व्हाट इज रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ये है क्या? रियलिज्म इज अ लीगल मूवमेंट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो रियलिज्म जो है वो एक लॉ के बारे में मूवमेंट है जो कि लॉ की डेफिनेशन देती है और ये यूएसए से ओरिजिनेट हुई है। ओके जी, आगे जी, द रियलिस्ट स्टडीज लॉ इन इट्स एक्चुअल वर्किंग एंड इफेक्ट्स। ये जो हमारे पास है जी लीगल फिलॉसफी बाय द ज्यूरिस्ट, बाय द रियलिस्ट, वो बयान करने लगे हैं कि रियलिस्ट इसके बारे में कहते क्या हैं लॉ के बारे में। वो कहता है कि रियलिस्ट स्टडीज लॉ इन इट्स एक्चुअल वर्किंग एंड इफेक्ट्स, जो उसका एक्चुअल फंक्शन है ना जी, जो एक्चुअल इफेक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल व्हिच आर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। प्रेसिडेंट्स को वो बड़ी अहमियत देते हैं कि प्रेसिडेंट ही लॉ है। दे बिलीव ऑन द जुडिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ। तो रियलिस्टिक का ये वन पॉइंट एजेंडा हो गया कि वो जुडिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ के ऊपर है, यानी प्रेसिडेंट को लॉ कहते हैं। ये उनकी लीगल फिलॉसफी है। आगे दो ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन मैं बता दूंगा रियलिस्ट में। एक है जी जेरोम फ्रैंक। जेरोम फ्रैंक क्या कहता है? द रियलिटी लॉ इज व्हाट द कोर्ट हैज डिसाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स। कहता है कि लॉ वही है जो अदालतों ने फैक्ट्स को सामने रखते हुए फैसला किया। इट इज द जुडिशियल क्रिएशन एंड दे wholly satisfied about the decision by the courts that are called as precedents। तो जेरोम फ्रैंक कहता है कि फैक्ट्स को सामने रखते हुए अदालत जो फैसला करेगी वही हमारा क्या होता है जी, लॉ है रियलिटी में। फिर दूसरी डेफिनेशन है ओलिवर वेंडल होम्स। इसकी डेफिनेशन है The realists consider the law to be a part of judicial process, part of judicial process। तो होम कहता है कि रियलिस्ट के मुताबिक जो है वो जो जुडिशियल प्रोसेस है वो भी एक हिस्सा है लॉ को बनाने का, यानी जुडिशियल प्रोसेस से मुराद ये है जो अदालतें फैसला करती हैं। तो रियलिस्ट प्रेसिडेंट को अहमियत देते हैं। ठीक है, ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। हमने बड़ा शॉर्टली आपको कोशिश की है, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम अपने लेक्चर को शॉर्ट रखते हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लें, हमारे नोट्स लें और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर लें। इंशाअल्लाह उल अजीज बड़ी तफसील से वहां पे बातें हैं। यहाँ पे भी हमने पूरा जोर लगाया है कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपको समझा दें। तो जैसा भी हो सका हमने आप तक ये लेक्चर पहुंचा दिया है। सो थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 4260669। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।